बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नोन एज फील्ड ऑफ फोर्स। बच्चों इसका दूसरा नाम क्या है? फील्ड ऑफ फोर्स भी इसको बोला जाता है। अब ये होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या चीज़ है? देखें, किसी भी, ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये एक चार्ज है यार, ठीक है। इस चार्ज के गिर्द एक पर्टिकुलर रीजन, ये एक पर्टिकुलर रीजन है इस चार्ज के गिर्द, ठीक है। किसी भी चार्ज के गिर्द बच्चों एक पर्टिकुलर रीजन, जिस रीजन में, ये एक रीजन है एक इस चार्ज के गिर्द, ठीक है। हम क्या हम क्या काम करते हैं बच्चों? अच्छा, तो बच्चों किसी भी चार्ज के गिर्द एक ऐसा रीजन, जिस रीजन में, अभी एक चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज के गिर्द मैं कहता हूं बच्चों ये एक रीजन है। इस रीजन में मैं अगर कोई दूसरा चार्ज सपोज करते हैं, जो दूसरा चार्ज हम लेके आते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। कोई टेस्ट चार्ज ला के इस रीजन में रखता हूं, तो मुझे बताएं ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? ये चार्ज इसको या तो रिपेल करेगा या इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। या तो यहाँ पे रिपल्शन होगी या यहाँ पर क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। इसका मतलब है कि जब हम किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन, जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज ला के रखें और वो चार्ज अपने ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करे, हम उस रीजन को या उस स्पेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो अगर मैं बच्चे इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? रीजन या स्पेस। ये अक्सर औकात ना पेपर में डेफिनेशनें भी चीज़ों की आ जाती होती हैं, तो ये भी आपको आनी चाहिए। रीजन या स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज, अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज in which it exerts electrostatic force, electrostatic force on other charge when placed in that region। जब हम किसी दूसरे चार्ज को लाके इसके रीजन में रखेंगे तो बच्चों ये क्या काम करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन, जिस रीजन में हम कोई दूसरा चार्ज ला के रखें और वो उस रीजन में उस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे, तो बच्चों हम ऐसे रीजन को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी चार्ज के गिर्द बच्चों, याद रखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते जैसे ये आपके सामने है। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं मैंने ये सर्कल से बनाए हैं चार्ज के गिर्द। ये सर्कल्स के साथ थोड़ी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस की मदद से। ये ऐसे लाइंस लगाते हैं किसी भी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो लाइंस होती हैं बच्चों, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये लाइंस जो हैं, जो इन लाइनों को बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम क्या काम करते हैं? जो हम लाइंस यूज करते हैं उन लाइनों को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देते हैं। इनका नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देते हैं। तो अब किसी भी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो लाइनें होती हैं, याद रखिएगा बच्चों, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। किसी भी चार्ज के गिर्द हम अगर सपोज करें, मैं 2 कूलम चार्ज के गिर्द, एक बच्चा कहता है मैंने 10 फील्ड लाइनें बनानी है, एक बच्चा कहता है मैंने 20 बनानी। भाई जितनी मर्जी बना लें, आपकी अपनी मर्जी, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। हाँ, मगर ये याद रखिएगा अगर 2 कूलम के गिर्द आपने 10 बनाई हैं तो 4 कूलम के गिर्द फिर 20 ही बनाएंगे। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। बात ये है, ये लाइनें फिर क्या शो करती हैं? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। दो बातें बस इसके बारे में याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं और दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं। स्ट्रेंथ का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को रिप्रेजेंट करती हैं। ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मगर अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, मैंने आपको वैसे ही बताया है बस। और ये भी आपने पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली क्या होती हैं? आउटवर्ड होती हैं।
जबकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों क्या होती हैं, रेडियली इनवर्ड होती हैं। ठीक हो गया। ये इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैयर कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैयरमेंट के लिए बच्चों हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं और हम बच्चों उस टर्म को नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बराबर होती है इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपको पता है न्यूटन है, चार्ज का यूनिट कूलम है, न्यूटन पर कूलम इसका बन गया जी एसआई यूनिट। हाँ, अगर हम इसको मजीद ओपन करें तो न्यूटन की जगह पे आपको पता है किलोग्राम मीटर एस की पावर -2 आता है, पर कूलम की जगह पे पर एम्पेयर पर सेकंड आएगा, तो ये मिलके बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक सेकंड पर एम्पियर। तो लो जी बच्चों, ये इसकी डायमेंशंस, इसके एसआई बेस यूनिट बन गए। ये कौन से यूनिट बन गए? इसके एसआई बेस यूनिट। फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा वो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में होती है। किसकी डायरेक्शन में होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में होती है। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर देखें, ये एक चार्ज था क्यू, ये चार्ज था क्यू नोड, टेस्ट चार्ज। ये बेसिकली जो फोर्स है इनके दरमियान में, फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान में ही है ना। तो अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को थोड़ा सा खोल के लिखना चाहूं तो बच्चों ये वाला फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फोर्स इस वक्त Q और Q नोड के दरमियान में, तो मैं लिखूंगा K Q नोड ओवर R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड, जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यूनिट वेक्टर आ गया और नीचे आ गया Q नोड। अगर आप गौर से देखें तो मैंने ये स्टेप में क्या काम किया बच्चों, मैंने इस स्टेप में E वेक्टर इज इक्वल टू, देखें इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पे Q नोड ओवर R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर आ गया और नीचे Q नोड है। अब आप देखें, यानी ये फार्मूले में ये जो F इलेक्ट्रिक फोर्स था उसकी जगह पे मैंने कूलम्स लॉ लगा दिया। ये Q नोड इस Q नोड से कट गया है, आपके पास क्या बच गया? Q ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। और इसी को हम, आपको पता है वेक्टर फॉर्म में अगर इसको ओपन करके देखें तो Q ओवर R क्यूब R वेक्टर भी ये बन सकता है। तो अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात करें इसी फार्मूले को, तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, तो उसका फार्मूला होगा E इज इक्वल टू वेक्टर के बगैर बस Q ओवर R स्क्वायर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बगैर। जब हम, अब बच्चे कहते हैं सर ये वाला वेक्टर क्यों नहीं, भाई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता होता है ना। तो जब इसके ऊपर से वेक्टर खत्म करेंगे यूनिट वेक्टर खत्म हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q ओवर R स्क्वायर। तो लें जी बच्चों, आपके पास ये फार्मूला आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू Q ओवर R स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला कहाँ पे इस्तेमाल होता है? याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये जो फार्मूला है, ये टू फाइंड, ये किस लिए यूज होता है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज से, किसी भी पॉइंट चार्ज से हम पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, ये डिस्टेंस है R, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो E इज इक्वल टू Q ओवर R स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। अब इस फार्मूले से वही दो बातें हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का R स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। जब दो चीज़ों के दरमियान में इनवर्स रिलेशन हो तो उनकी रेशो भी एक दूसरे के इनवर्स के बराबर होती है। तो E1 ओवर E2 जो होगा R2 ओवर R1 के बराबर तो होगा, मगर इसका होल स्क्वायर भी आएगा क्योंकि R के ऊपर स्क्वायर है। तो इनवर्स रिलेशन की वजह से इनका ये भी बच्चों एक रिलेशन बनता है। और अगर हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफ में अगर देखें तो ये वाई एक्सिस है और ये अगर एक्स एक्सिस है, तो एक ग्राफ पूरा ऐसे होगा और दूसरा ग्राफ थोड़ा सा ऐसे टीपर होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे हम बच्चों डिस्टेंस की बात करते हैं। हाँ, ये जो ग्राफ होगा ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड R स्क्वायर के दरमियान में, जबकि ये जो ग्राफ होगा ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R के दरमियान में। अगर वेरिएबल R होगा तो ग्राफ ये होगा, अगर यहाँ पे R स्क्वायर होगा तो ग्राफ ऊपर वाला होगा। ये मैंने आपको कूलम्स फोर्स में भी कल ये बात बताई थी कि अगर R स्क्वायर के साथ देखें तो डायरेक्ट ये देखें पूरा E का R स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है।
तो इनवर्स रिलेशन का ग्राफ जो होता है वो हाइपरबोला होता है। ये जो शेप होती है ये हाइपरबोला होती है। और जो इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला ग्राफ, और जो अगर अगर सिर्फ आर हो मगर है तो इनवर्स के स्क्वायर के साथ ही, तो ग्राफ जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टीपर हो जाता है, फिर ये ग्राफ की शेप ये बनती है। कल भी बातें हुई थी हमारी। ओके बच्चों, यहां तक ओके है सबको? ले जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हो गई है जनरल जनरल बातें। अब अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक आपको छोटा सा नोट देने जा रहा हूं, देखें किसी भी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है तो भाई ये वाला फार्मूला, किसी भी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है तो ये वाला फार्मूला, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। किसी भी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। अच्छा, तो अगर यहाँ पर के आप देख रहे हैं, के तो नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर चार्ज के गिर्द सिर्फ एयर मौजूद है तो फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, और अगर चार्ज के गिर्द एयर के अलावा कोई और मीडियम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा साथ में, और क्यू ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बच्चों जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू ई एयर डिवाइडेड बाय ई मीडियम। तो बच्चों इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक, वही डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये आपको पता है। तो अब कूलम्स फोर्स में एफ एयर ओवर एफ मीडियम था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अब ये क्या आ गया, ई एयर ओवर ई मीडियम आ गया। तो ये बात अब आपने नहीं भूलनी, अब ये भी बात आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने पल्ले से बांध लेनी है। ठीक हो गया। तो ये एक अलहदा से नोट है आपके पास। अच्छा खैर, लें जी, इसके बाद बच्चों अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कुछ। देखें क्वेश्चंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, उसमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इज ई, दो प्लेटों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। कहता है नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स इन अ मीडियम ऑफ relative permittivity 11। ले जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब एयर है उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई। जब हमने एक मीडियम ला के रखा है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 11 है, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो अभी फार्मूला बताया एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द मीडियम। अब उसने बोला है रिलेटिव परमिटिविटी 11 है, एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो मीडियम वाली कितनी होगी। तो मीडियम वाली बच्चों जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे तो मीडियम वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर आ जाएगी ई डिवाइडेड बाय 11। तो बच्चों आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया ई ओवर 11। ठीक हो गया जी, तो ये ऑप्शन आपकी चार्ली बन गई। इसी तरह ये नेक्स्ट एक एमसीक्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज या फील्ड चार्ज उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। इसी तरह टू मेटेलिक प्लेट्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस क्यू face each other at some separation and are dipped into an oil tank. If the oil is pumped out, the electric intensity between the plates. लो बच्चों, अगर आप ऊपर वाले फार्मूले को गौर से देखें, इस फार्मूले के मुताबिक अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं ई एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स ई मीडियम। तो यहाँ से दोबारा से क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर की मौजूदगी में जो होती है वो ग्रेटर होती है, किससे, वो ग्रेटर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो जब भी हम मीडियम एयर के अलावा कोई ला के रखते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती होती है। तो देखें जब आप ऑयल के टैंक में उसको डिप करेंगे तो मीडियम के मौजूदगी में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि मीडियम वाली फील्ड कम होती है। तो जब आप उसके अंदर से दोबारा से ऑयल को पंप कर देंगे, इसका मतलब अब दोबारा एयर आ जाएगी, और जब वो दोबारा एयर मौजूद होगी तो जाहिर बात है एयर वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। ओके बच्चों, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू था। उसके बाद कहते हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड किन चीजों को डिफ्लेक्ट कर सकती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट ओनली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ओनली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज्ड पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो अब देखें एक्सरेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, +2e आप पढ़ते हैं। अच्छा, गैमा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए आंसर है चार्ली।
इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस यूनिट्स क्या है ये भी मैंने आपको बताया, किलोग्राम मीटर पर एम्पेयर पर क्यूबिक सेकंड। तो इस एमसीक्यू का आंसर बीटा ही हम ऊपर पढ़ चुके हैं अभी। के बाद बच्चों एक और एमसीक्यू आ गया है, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस वाई। अब आप देख रहे हैं जब हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं ना फिर हम एमसीक्यूज बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम अ चार्ज क्यू इज ई अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है जी, वाई एक्सिस के अलोंग एक वाई डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ई। एन आइडेंटिकल चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस वाई बाय 4 फ्रॉम इट। तो कहता है अब बताएं फोर्स की वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, पहली बात उसने फोर्स पूछ लिया। अब F इज इक्वल टू हमें पता है क्यू ई होता है, क्योंकि E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। अब हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो बेसिकली हमें पहले E पता होना चाहिए। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी अगर अगर हम क्या काम करते हैं, डिस्टेंस को 4 गुना कम कर देते हैं। तो बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डिस्टेंस के स्केयर के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर डिस्टेंस यहाँ से 4 गुना कम होगा, देखिए अगर ये 4 गुना कम होगा, 4 का स्केयर 16, तो ये अगर 16 गुना बेसिकली कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिकली 16 गुना बढ़ेगी ही, तो न्यू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले से 16 गुना आएगी। ये आप लोगों को मैंने कल भी बताया था इनवर्स के को कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर इसको हम 4 गुना डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो बच्चों ये 16 गुना इंक्रीज कर देगी। इसका मतलब है जो अब आपके पास फोर्स होगी फिर, तो फिर फोर्स किसके बराबर होगी, क्यू ई। ई कितनी आई है आपके पास 16 ई, तो आपका आंसर आ गया 16 क्यू ई। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बच्चों बन गया डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पोजीशन आर वेक्टर आपको दे दिया गया है, caused by a point charge of 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। बच्चों सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको फार्मूला बताया था, के क्यू ओवर आर क्यूब आर वेक्टर, ये फार्मूला बताया था। खत्म होगी बात। के की जगह पे 9 ज़रब 10 की पावर 9 पुट करें, ये आपकी बुक का न्यूमेरिकल है। याद रखिएगा एंट्री टेस्ट में आपके बुक के न्यूमेरिकल जैसी स्टेटमेंट वाला अगर सेम टू सेम एमसीक्यू आता है तो आपको बुक के आंसर जुबानी आने चाहिए। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके एमडी कैट से रिलेटेड उनके न्यूमेरिकल्स के आंसर जुबानी याद रख लें, अच्छे रह जाएंगे। 5 इंटू 10 रेज टू पावर -6, 5 इंटू 10 रेज टू पावर -6, ये हमने क्यू पुट कर दिया। अब डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वही √4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, वो तो 5 आ जाएगी। यहाँ पे आएगा 5 का क्यूब, और आर वेक्टर है हमारे पास 4i + 3j। ले जी, अब आप इतने से इसे को सॉल्व करें, ये 5 एक इससे कट जाएगा, नीचे 5 नीचे कितना बचेगा, 5 का स्केयर बन जाएगा जो कि 25 बन जाएगा। तो अब इसको आप कैलकुलेट करें ज़रा, ठीक है। तो आप देखें ये 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 ये है, -6 ये है, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 -6, नीचे 25 वैसे ही रहने दें, और 4i + 3j इसको इधर ऐसे रहने दें, ठीक है। उसके बाद अब देखें ये बन जाएगा ऊपर 9 ज़रब 10 की पावर 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90 ज़रब 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 25 और 4i + 3j, ठीक हो गया। कि अब आप देखें 9000 बचेगा, 90 को भी आप इसको भी ये 10 की पावर 3 बचेगा ना, तो आप इसको 9000 कह लें, तो आप कितना कंसीडर कर लें 9000। अब 9000 को 25 पे डिवाइड करके खुद ही देख लेना जो आंसर आएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा 9000 को 25 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको बारी बारी एक बार 4 से मल्टीप्लाई करवा देना और एक बार किससे मल्टीप्लाई करवा देना बच्चों, 3 से। जो आंसर आएगा यहाँ से एक बार उसको 4 से, एक बार 3 से, तो वो आपका एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा। तो और इसके जो यूनिट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, याद रखिएगा वो यूनिट क्या होते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। क्या यूनिट होता है इसका, न्यूटन पर कूलम। तो वो आपने यहाँ पे लगा देना साथ में यूनिट, ठीक हो गया। तो न्यूटन पर कूलम भी होता है, और याद रखिएगा न्यूटन पर कूलम जो होता है ये वोल्ट पर मीटर के बराबर भी होता है। तो कई दफ़ा न्यूटन पर कूलम की जगह वोल्ट पर मीटर भी लिखा होता है, तो परेशान नहीं हो जाना उसमें आप, ठीक हो गया। तो अब ये आप लोग देख लीजिएगा कौन सी ऑप्शन बनती है, मेरा ख्याल है ये 4 ऑप्शन बननी है आपकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है इफ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, इफ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम experiences a force of 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इतनी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, हाँ जी, F/Q होता है। तो बच्चों F कितना है, 10 रेज टू पावर -7, Q कितना है 5 इंटू 10 रेज टू पावर -6।
अच्छा ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर -7 तो पहले ही है, और 10 रेज टू पावर -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। अब देखें ऊपर बन गया 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 5। मैं ऐसे लिख दूं 1/5 इंटू 10। अच्छा अब 1/5 कितना होता है? 1/5 होता है 0.2 डिवाइडेड बाय 10। तो 0.2 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब है 0.02, इसका मतलब है 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 न्यूटन पर कूलम, डेट इज योर आंसर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका ग्राफ मैं आपको पहले ही बताया हूँ, ठीक है। तो ई अगर आर होगा तो ये थोड़ा ज्यादा कर्व्ड होगा, और अगर यहाँ पे आर स्क्वायर होता तो यही ग्राफ ऐसे स्मूथ होना था। ठीक हो गया, तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, मगर क्योंकि यहाँ पे आर है, आर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आर है तो इसलिए मैं इसको ग्राफ को भी नहीं छेड़ा यहाँ पे। तो आर की वजह से हमारा ग्राफ जो है ये आंसर ही। ठीक हो गया। इसके बाद कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन फिर किसके अलोंग होगी? अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा फोर्स के अलोंग होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जी बच्चों, जहां तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये टॉपिक समझ में आ गया है? कौन सा पुत्र, कौन सा? पुत्र ये आपकी बुक में न्यूमेरिकल है ना, इस न्यूमेरिकल, इसको हमने न्यूमेरिकल के मुताबिक सोल्व किया है। फार्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर यूनिट वेक्टर होता है, मगर जब यहाँ पे वेक्टर होगा तो नीचे क्यूब आ जाएगा, ये आपको बता दिया। ठीक है, इधर के की वैल्यू पुट कर दी, इधर क्यू की वैल्यू पुट कर दी, इधर आर जो है इसकी मैग्नीट्यूड पुट कर दी 5। तो वो 5 का क्यूब जो है, ये 5 का क्यूब है, और यहाँ पे आर वेक्टर पूरा। अब ये ऊपर वाला 5 इसके क्यूब से कट के नीचे 5 का स्क्वायर बचेगा, वो 5 का स्क्वायर 25 होता है, मैंने इधर 25 लिख दिया। अब देखिए ये 10 की पावर 9 और -6 ये मिलके बन जाएगा 10 की पावर 3। तो ऊपर 9, यानी ऊपर क्या बन गया 9000, और नीचे बच गया सिर्फ 25। 9000 ओवर 25 को सॉल्व करें, जो भी बनता है उसको 4 से भी मल्टीप्लाई करवाएं और 3 से भी मल्टीप्लाई करवाएं, आपका आंसर 4 ही आ जाएगा। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना, ये डिवाइड वाली, मल्टीप्लीकेशन वाली, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर आप इसको सोल्व करें ना तो ये 9000 डिवाइडेड बाय 25, ये 360 होता है। 360 को आप 4 से करवाएं एक बार, और एक बार 3 से करवा दें। ओके, ले जी। इसके बाद बच्चों अब हम एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी चार्ज के गिर्द, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी हमने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं। बचपन वाली बात, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे होती हैं बच्चों? रेडियली आउटवर्ड होती हैं। या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, अब ये काम थोड़ी है मेरा, मैं आपको काम की बात बताऊंगा। और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ते हैं बच्चों, वो क्या होती हैं? रेडियली इनवर्ड होती हैं। अच्छा, तो क्यों, कैसे, इनकी क्या assumptions थी, क्या तरीकेकार थे, ये सारा आप अपनी रेगुलर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, रिपेल करेंगी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस तरह से ये रिपेल करके बच्चों इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं बन जाता है। ये सारी एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। तो बच्चों रिपल्शन की वजह से इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मकड़ी सी बन गई है एक है। तो अब आप देखें, ये चार्जेस को मिलाने वाली ये लाइन होती है, ये चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है। ठीक है, ये चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, इसको हम सेंट्रल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल लाइन बोलते हैं। अब आप देखें, चार्ज के इस तरफ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मगर आप देखें इनके दरमियान में, इनके इन चार्जेस के दरमियान में एक रीजन आपको ऐसा नजर आ रहा है जहां पे रिपल्शन की वजह से कोई फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होगी। तो याद रखिएगा, दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान, इनके दरमियान, बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, सिमिलर से मुराद नेचर उनकी सेम है, बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस जीरो फील्ड सपोर्ट एग्जिस्ट करेगा। बच्चों याद रखिएगा, इनके दरमियान में कहीं पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो होती है। और जिस पॉइंट पे दो चार्जेस के दरमियान में, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है बच्चों, हम उसको जीरो फील्ड सपोर्ट बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर चार्जेस की नेचर सेम है, सिमिलर से मुराद
सेम नेचर के हैं, मैं उनकी वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, नेचर की पॉजिटिव है या नेगेटिव उनकी बात कर रहा हूँ। अगर तो दो चार्जेस सेम नेचर के हैं तो जीरो फील्ड सपोर्ट हमेशा उन चार्जेस के दरमियान में बना करेगा। जीरो फील्ड सपोर्ट का पूरा टॉपिक अभी हमने पढ़ना है। अच्छा, फिर एक केस हम ये पढ़ते थे कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलती है और पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव में आपको पता है एंटर होती है, तो इनकी तो मुलाकात होगी बड़े अच्छे तरीके से। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के ऐसे नेगेटिव में जाती जा रही है, इनका तो माहौल ही बड़ा बम्ब बन गया है। इसका मतलब है कि इनके दरमियान में तो कोई भी जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पे फील्ड लाइन नहीं होगी। तो अब इनको मिलाने वाली लाइन हम बना देते हैं। इनको मिलाने वाली लाइन में इनको मिलाने वाली लाइन ये बन गई। अब इसका मतलब है कि जीरो फील्ड सपोर्ट जो है, अब देखें इसका मतलब ये होगा कि ये पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में ऐसे एंटर हो रही होंगी। ऐसे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव में क्या होती हैं, एंटर होती हैं। ऐसे पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में एंटर हो गई, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में एंटर हो गई। अब बताएं जीरो फील्ड सपोर्ट इनके दरमियान में तो कहीं नहीं बचेगा। अब जीरो फील्ड सपोर्ट की जो लोकेशन होगी ना, इन केसेस में याद रखिएगा जीरो फील्ड सपोर्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। जीरो फील्ड सपोर्ट या जीरो ये फील्ड फ्री रीजन, इस जीरो फील्ड सपोर्ट को हम फील्ड फ्री रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड फ्री रीजन, या इसका एक और नाम भी होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रल जोन। तो या इसका बच्चों क्या नाम है, न्यूट्रल जोन भी इसको बोलते हैं। जीरो फील्ड सपोर्ट एग्जिस्ट करता है अदर साइड्स एट अदर साइड, ठीक है। अब उनके सेंटर में नहीं एग्जिस्ट करेगा बल्कि कहां पे एग्जिस्ट करेगा, अदर साइड पर एग्जिस्ट करेगा। और किसकी अदर साइड पर, ऑन स्मॉलर चार्ज। जो चार्ज छोटा होता है उस चार्ज के करीब जीरो फील्ड सपोर्ट ज्यादा होगा। जीरो फील्ड सपोर्ट अगर चार्जेस डिफरेंट नेचर के हों, मगर ये कंडीशन क्या है, ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हों। तो याद रखिएगा अगर चार्जेस की नेचर क्या होगी, ऑपोजिट नेचर होगी, तो ऑपोजिट नेचर वाले चार्जेस का जीरो फील्ड सपोर्ट जो होता है वो उनके दरमियान में नहीं बल्कि उनके आजू या बाजू में होगा। और होगा किसके करीब, नियर द स्मॉलर चार्ज होगा। सिमिलर चार्जेस में जीरो फील्ड सपोर्ट दोनों चार्जेस के दरमियान में होता है। हाँ, वो किसके करीब होगा, नियर द स्मॉलर चार्ज। बस जीरो फील्ड सपोर्ट नियर द स्मॉलर चार्ज हुआ करेगा, ये याद रखें। जीरो फील्ड सपोर्ट नियर द स्मॉलर चार्ज होगा। अगर सिमिलर नेचर वाले चार्जेस होंगे तो उनके मिड में कहीं पे होगा, मतलब उनके दरमियान में कहीं पे होगा। अगर डिसिमिलर नेचर वाले होंगे तो चार्जेस के दरमियान में नहीं बल्कि अदर साइड्स पर बनेगा। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको ये बातें समझ आएंगी। तो अभी हम दोबारा से मुलाकात करते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। लो जी, अब ये जो मैंने आपको बच्चों ये जो दो पॉइंट्स बताए हैं ना, इन दो पॉइंट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से ना ये ज़ीरो फील्ड सपोर्ट के कॉन्सेप्ट को समझना है। देखें, मैंने अभी आपसे ये बात की है कि अगर तो ज़ीरो फील्ड सपोर्ट जो है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ज़ीरो फील्ड सपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुने। एक आइसोलेटेड चार्ज हो, अगर आपके पास एक अकेला एक चार्ज है, मैं आपसे कहता हूँ यार एक आइसोलेटेड चार्ज की का जीरो फील्ड सपोर्ट कहाँ पे होगा। आइसोलेटेड से मुराद एक अकेला चार्ज है, उसका जीरो फील्ड सपोर्ट कहाँ पे होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज जीरो। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। पॉइंट्स लिखते जाना, बड़े काम के पॉइंट्स हैं अब, ठीक है जी। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज जीरो। यानी किसी भी पॉइंट चार्ज के गिर्द, ये एक चार्ज है, मैं कहता हूँ यार इस चार्ज के गिर्द भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। इस चार्ज के गिर्द हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि हर चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है। ये कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, तो याद रखिएगा ये डिक्रीज तो करती जाती है, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज तो करती जाती है, मगर ये इन्फिनिटी कहाँ पे जाके होगी बच्चों, ये जीरो कहाँ पे जाके होगी, इन्फिनिटी पे जाके ये जीरो होगी बस। इसके अलावा
ये कहीं पर भी जीरो नहीं होती। तो याद रखिएगा, हम ये कहते हैं आइसोलेटेड चार्ज का जीरो फील्ड सपोर्ट लाइज एट इन्फिनिटी। तो एक बच्चों में फिर लाइन लिख देता हूँ, फॉर आइसोलेटेड चार्ज, कौन से लिखते जाए, दौड़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। फॉर आइसोलेटेड चार्ज, और आइसोलेटेड चार्ज तो फील्ड सपोर्ट एग्जिस्ट एट इन्फिनिटी। लो जी, एक बात तो ये। फिर बच्चों नेक्स्ट बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा अगर हमारे पास सिमिलर चार्जेस हों और इक्वल चार्जेस हों, मतलब मैं कहता हूं 5 माइक्रो कूलम का एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा भी एक चार्ज है पॉजिटिव 5 माइक्रो कूलम का, दोनों प्लस 5 माइक्रो कूलम के चार्जेस हैं, एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर पड़े हैं। अब जीरो फील्ड सपोर्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करे बच्चों? अगर तो चार्जेस सेम नेचर के हैं तो याद रखिएगा जीरो फील्ड सपोर्ट एग्जिस्ट एट मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस। तो यहां पर जीरो फील्ड सपोर्ट कहां पे एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट एट मिड पॉइंट बिटवीन द चार्ज। ठीक है जी, मिड पॉइंट ऑफ द चार्ज, ये देखें दोनों चार्जेस के मिड में एग्जिस्ट करेगा, मिड पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। मिड से मुराद 100% सेंटर। लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार ये डिस्टेंस अगर अब 2 + 5 माइक्रो कूलम के चार्जेस हैं, एक दूसरे से 3 मीटर के डिस्टेंस पे पड़े हैं, तो जीरो फील्ड सपोर्ट कहां पे एग्जिस्ट करेगा? उन दोनों चार्जेस के दरमियान में 1.5 मीटर, यानी इधर वाले चार्ज से भी 1.5 मीटर की दूरी पर और इधर वाले चार्ज से भी 1.5 मीटर की दूरी पर जीरो फील्ड सपोर्ट एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया बच्चों एक पॉइंट हमारा क्लियर कि अगर चार्जेस क्या हो, ये कब का पॉइंट है, ये कब का पॉइंट है भला? अगर चार्जेस क्या हो, सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस के लिए हमने ये केस पढ़ा है, सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, अगर चार्जेस सिमिलर हैं और इक्वल वैल्यू के हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक और देखते हैं। अगर बच्चों हमारे पास माहौल कुछ यूं बना हो, मैं कहता हूं हमारे पास सिमिलर है मगर अनइक्वल चार्जेस है, सिमिलर है मगर अनइक्वल चार्जेस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिमिलर से मुराद तो ये है कि उनका साइन तो सेम है। सिमिलर से मुराद ये है कि उनका साइन तो सेम है। अच्छा, और ये चार्जेस पड़े हुए हैं ऐसे एक दूसरे से, ये चार्जेस। ओके, अब मैं कहता हूं लेट वी से यार एक 10 माइक्रो कूलम का है, एक 5 माइक्रो कूलम, हुए 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 हुए। अब ये चार्जेस क्या है? सिमिलर तो है मगर अनइक्वल चार्जेस। तो याद रखिएगा ऐसे केस में मैं आपको ऊपर बता के आया हूं कि जीरो फील्ड सपोर्ट इनके दरमियान में तो होगा बट नियर द स्मॉलर चार्ज होगा। अच्छा, लेट वी से इन चार्जेस के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है, इन चार्जेस के दरमियान का ये डिस्टेंस मैं आपसे कहता हूं कि सपोज कर लेते हैं यार ये डिस्टेंस है जी इतना, हमें इस डिस्टेंस का नहीं पता, हम इस डिस्टेंस को आर बोल देते हैं, या लेट्स सपोज कोई भी पॉइंट बोलते हैं, मैं आर बोल देता हूँ। ठीक है, इसको इसको मैंने Q1 का नाम दिया हुआ है, किसका नाम दिया है? Q1 का नाम। इसको मैंने Q2 का नाम दिया हुआ है, नाम जो मर्जी रख दो, इसमें क्या है। अच्छा, अब हमें पता है ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है। देखें दोनों का चार्ज सेम है मगर मतलब नेचर सेम है मगर चार्जेस की वैल्यूज सेम नहीं है और इनके दरमियान में डिस्टेंस आर है। तो जीरो फील्ड सपोर्ट नियर द स्मॉलर चार्ज बनेगा। लेट्स सपोज ये वो पॉइंट है जहां पे जीरो फील्ड सपोर्ट एग्जिस्ट करता है और इस डिस्टेंस का छोटे चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है, हम इसके डिस्टेंस को लेट वी से एक्स कह देते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस एक्स होगा तो बड़े चार्ज से ऑटोमेटिकली आपको पता है ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस में से ये एक्स निकाल देंगे, तो वो आप टोटल आर है तो आर में से आप ये एक्स निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस ये बचेगा। अच्छा, अब ये पॉइंट, ये जो पी है एट पॉइंट पी, अब मैं यहां पर क्या बोलूंगा, एट पॉइंट पी, ये पी वो पॉइंट होगा जहां पे दोनों चार्जेस की, इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दोनों की नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? जीरो है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो E1 इज इक्वल टू माइनस E2, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में E1 को मैं E2 के बराबर ही करूंगा। तो याद रखिएगा जीरो फील्ड सपोर्ट में जिस पॉइंट पर भी आपने जीरो फील्ड सपोर्ट कंसीडर किया है उस पॉइंट पर दोनों फील्ड्स को एक दूसरे के इक्वल पुट करने, बात ही खत्म। अब हम पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की E1, ये क्योंकि Q1 है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 क्योंकि ये चार्ज है Q2। अच्छा ओके,
हम क्या काम करते हैं, E1 इज इक्वल टू, क्योंकि अब E1 इज इक्वल टू हमने E2 पुट करना है। अब E1 का फार्मूला क्या होता है, K Q1, और Q1 से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है डेट इज R माइनस एक्स, तो मैं लिख दूंगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाय, अब Q2 से इसका जो डिस्टेंस है वो जस्ट क्या है, x स्क्वायर है, तो K से कट गया, तो यहाँ से हमें पता चला कि Q1 ओवर R माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर आया, बराबर आया Q2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो लो जी, ये आप लोगों के पास एक बड़ा खूबसूरत सा और ज़बरदस्त सा ये बन गया है एक फार्मूला। अब इस फार्मूले का फ़ायदा हमें पता क्या है, अब हम इस फार्मूले को आप डायरेक्ट भी याद रख लें अगर, तो मगर ये कंडीशन, ये सिर्फ रूल, ये पूरा रूल किस वक्त लगेगा, ये पूरा रूल बच्चों उस वक्त लगेगा अगर चार्जेस क्या है, सिमिलर, इफ चार्जेस आर सिमिलर इन नेचर एंड अनइक्वल है, सिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस अगर होंगे तो फिर बच्चों ये वाला रूल लगेगा बस। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप जस्ट Q1 Q2 की वैल्यूज पुट करें, R और X की वैल्यूज पुट करें, डायरेक्ट आप आंसर निकालेंगे। इसको शॉर्टकट के तौर पे भी आप ज़हन में रख लें। अच्छा, अब ये तो बात बड़ी आसानी वाली होगी, मैं आपके सारे पॉइंट क्लियर करूंगा जो जो बच्चों के दिमागों में आते हैं, जो बच्चे मुझे बार बार मैसेज करके पूछते हैं ना, एक बता दो तो दूसरा भूल जाते हैं, इसलिए मैं सारे इकट्ठे बताऊंगा, दौड़ने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, उसके बाद बच्चों अगर चार्जेस ऑपोजिट हों और अनइक्वल चार्जेस, अगर चार्जेस इक्वल हों और क्या हो, ऑपोजिट हो और अनइक्वल हो, यानी क्या मतलब है इस बात का, यानी कि मैं कहता हूं लेट्स सपोज ये चार्ज है पॉजिटिव और यार ये चार्ज है अब नेगेटिव। अच्छा ओके, अब एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये इनको मिलाने वाली लाइन है। ओके, अच्छा जी, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूं जी लेट्स सपोज ये +5 माइक्रो कूलम है, ये +5 माइक्रो कूलम है Q1, और ये जो Q2 है ये कितना है, ये -10 माइक्रो कूलम है। कितना है, -10 माइक्रो कूलम। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, लेट वी से इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम R बोल देते हैं। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, R बोल दिया। अब अगर चार्जेस ऑपोजिट हो तो मैंने आपको बताया था जीरो फील्ड सपोर्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उनको मिलाने वाली लाइन पर, छोटे चार्ज की अदर साइड पर। तो इस वक्त इनमें से छोटा चार्ज कौन सा है, 5 वाला। बच्चे कहते हैं सर -10, ओ भाई आपने साइन को नहीं देखना, चार्ज को देखना है। इस वक्त छोटा चार्ज कौन है, ये। तो जीरो फील्ड सपोर्ट कहाँ पे लाई करेगा, जीरो फील्ड सपोर्ट लाई करेगा ऑन द अदर साइड ऑफ द स्मॉलर चार्ज। लेट्स सपोज ये वो पॉइंट है और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है अभी हमें नहीं पता, हम इसको x कह देते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब अब यहां पर अब सेम वही बात, अब यहां पर हम क्या काम करेंगे, एट पॉइंट P। ठीक है जी, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा एट पॉइंट P मुझे क्या करना है, E1 शुड बी इक्वल टू E2 करना है। अब E1 का फार्मूला होगा कि Q1 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, Q1 से इसका जो डिस्टेंस है वो जस्ट x है, इज इक्वल टू के Q2 से इसका जो डिस्टेंस है अब वो R भी होगा और x भी होगा। मैं लिख दूंगा R प्लस x का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से बच्चों हमारे पास एक ब्यूटीफुल फार्मूला बन गया, Q1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला हमारे पास आ गया, इस फार्मूले को भी अब हम डब्बे में पैक कर लेंगे और शापर को डबल कर लेंगे। तो ये वाला फार्मूला बच्चों किस वक्त इस्तेमाल होगा, ये फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल होगा इफ चार्जेस आर ऑपोजिट, ऑपोजिट है एंड अनइक्वल भी है। देखें ऑपोजिट तो है और मैग्नीट्यूड्स भी उनकी क्या है, अनइक्वल है। ऑपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस के लिए हमारे पास जीरो फील्ड सपोर्ट को कैलकुलेट करने का ये तरीका हुआ करेगा। ओके, इसके बाद लो बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, एक और बड़ा काम का पॉइंट। अगर अगर ये चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते तो बच्चों याद रखिएगा, फॉर ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, तो रूल लिख लें, फॉर ऑपोजिट अगर चार्जेस हों ऑपोजिट, अगर अब इक्वल मैग्नीट्यूड के आ जाएं, फॉर ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, तो बच्चों ऐसे केस में जीरो फील्ड सपोर्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जीरो फील्ड सपोर्ट एग्जिस्ट करेगा ऑन अदर साइड, ऑन अदर साइड ऑफ, अब ना छोटा है ना बड़ा है, ऑन अदर साइड ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस की अदर साइड के ऊपर एग्जिस्ट करेगा
एट इक्वल डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पर Q1 से होगा उतने डिस्टेंस के ऊपर Q2 पे होगा। तो बच्चों जीरो फील्ड सपोर्ट दोनों साइडों के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ये बच्चों कुछ बातें थी जीरो फील्ड सपोर्ट के हवाले से। अब मैं आपसे इन्हीं इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। देखिएगा जी, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा आसान सा है। मुश्किल आपको पता है मैं आपसे पूछता नहीं हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, आसान आप बताते नहीं है मुझे। अच्छा, चलो पहले तो बल्कि ये नीचे मैंने एमसीक्यू दिया ही हुआ है, इसी को देख के मुझे बता दो। कहता है 2 पॉइंट चार्जेस है, एक 2Q है, ठीक है जी, और दूसरा Q है। ये -2Q है, एक ये -2Q है और दूसरा +Q है। ये डायग्राम के अंदर पड़े हैं। कहता है बताएं किस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यानी जीरो फील्ड सपोर्ट कहां पे लाई करेगा जी। अब आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जीरो फील्ड सपोर्ट एग्जिस्ट करता है, हमने रूल पढ़ा है। अब मुझे आप ये बताएं ये चार्जेस क्या है, एक क्यू पॉजिटिव क्यू है, दूसरा -2Q है, इसका मतलब ये ऑपोजिट है। अच्छा, एक बात तो ये डन होगी, ऑपोजिट भी है और दूसरा ये अनइक्वल भी है। तो अभी तुम्हारे अब्बा जी ने ऊपर बच्चों, ठीक है, टीचर रूहानी बाप होता है ना, उस लिहाज से कह रहा हूँ, ठीक है, आपके अब्बा जी ने भी आप लोगों को ऊपर बताया कि अगर चार्जेस ऑपोजिट हो और अनइक्वल नेचर के हों तो जीरो फील्ड सपोर्ट हमेशा छोटे चार्ज की अदर साइड पे बनता है। अब ये बी और सी तो मिड में आ रहे हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकते, और ये बड़े चार्ज की दूसरी साइड है, ये भी कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब डी ही ऑप्शन आपका आंसर बनती है। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है डी। देखिए कितना प्यारा सा एक एमसीक्यू था, और अक्सर बच्चे पता नहीं इसके ऊपर रात लगा देते हैं पूरी सोचने के लिए कि यार अब मैं क्या करूं, पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं चक्कर। भाई सिंपल सा था, आप कॉन्सेप्ट हासिल करें और उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करें, फिर एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। अच्छा, अब इन्हीं से रिलेटेड चले मैं अब आप लोगों से वैसे ही एक सवाल पूछ लेता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। इफ सवाल बड़ा सिंपल सा है यार, तो जल्दी जल्दी बताना है। अभी एक टॉपिक हमने आज करना है, वो भी हमारा अगर ना पूरा हो तो फिर तो ज्यादा नहीं है। इफ 4 माइक्रो कूलम एंड 16 माइक्रो कूलम, लिखते जाए क्वेश्चन, 4 माइक्रो कूलम एंड 16 माइक्रो कूलम चार्जेस आर सेपरेटेड, चार्जेस आर सेपरेटेड, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 मीटर। बाय डिस्टेंस कितने मीटर, 3 मीटर के डिस्टेंस से हमने इनको सेपरेट किया हुआ। द जीरो फील्ड लोकेशन लाइज, देन जीरो फील्ड सपोर्ट लाइज, हाँ जी, जीरो फील्ड सपोर्ट कहाँ पे लाई करता है, एट, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी ताकि बस आपको पता चले। 1 मीटर फ्रॉम 16 माइक्रो कूलम चार्ज, 1 मीटर फ्रॉम 16 माइक्रो कूलम चार्ज। थीटा ऑप्शन में लिख देता हूँ 1 मीटर फ्रॉम 4 माइक्रो कूलम चार्ज। सी ऑप्शन में लिखता हूँ 2 मीटर फ्रॉम 4 माइक्रो कूलम चार्ज। और बच्चों डी ऑप्शन में लिख देता हूँ 2 मीटर फ्रॉम 4 माइक्रो कूलम। लो जी, बस जल्दी जल्दी अब सोचें और आंसर बताएं। अब पेपर में बैठे अगर आप शॉर्टकट भी भूल गए हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो बच्चों आपने घबराना नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, घबराना भी है। अल्फा, ओके, चेक करेंगे अभी अल्फा आता है कि नहीं आता। अच्छा जी, अब देखें, अच्छा चलो, देखिए 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है और 16 माइक्रो कूलम का चार्ज है। पहले तो आप ये केस देख रहे हैं कि क्या ये चार्जेस अनइक्वल हैं, यस अनइक्वल है, और नेचर उनकी सेम है, यस, तो अनइक्वल एंड सिमिलर चार्जेस है। तो बच्चों इसका मतलब है कि अगर ये 4 माइक्रो कूलम में इधर बनाता हूँ जल्दी जल्दी में, ज़रा आप थोड़ी राइटिंग के ऊपर नहीं जाना, 16 माइक्रो कूलम, अच्छा, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मैंने आपको कितना बता दिया है। वो डिस्टेंस है बच्चों हमारे पास कितना जी, 3 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर का डिस्टेंस। अच्छा, तो जीरो फील्ड सपोर्ट कहाँ पे होगा, जीरो फील्ड सपोर्ट बच्चों एक तो इनके दरमियान में होगा और छोटे चार्ज के करीब होगा, ये वो पॉइंट है। और इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें नहीं पता छोटे चार्ज से कितना है, हम इसको एक्स कह देते हैं। ये वाला डिस्टेंस फिर कितना होगा, जाहिर बात है अब ये 3 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अब आर की जगह पे 3 है। तो बच्चों अब एट पॉइंट पी रूल लगा दें, E1 इज इक्वल टू E2 वाला रूल लगाएं, बस बात खत्म। तो के Q1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 ओवर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से कट गया,
Q1 में माइक्रोकूलम में पुट नहीं करूंगा क्योंकि ये भी माइक्रोकूलम में, ये भी वो कट जाएंगे आपस में। तो बच्चों मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ Q1 और Q2 की वैल्यू 4/x² इज इक्वल टू 16/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ये चार्ज अभी 16 से कटेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/x² इज इक्वल टू 4/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बच्चों हमारे पास 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4x² के। अंडर रूट ले लें दोनों साइडों पर, तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू जस्ट बचेगा 2x। ये x को उधर ले जाएं तो 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 1 मीटर आ गया। इसका मतलब है छोटे चार्ज से, छोटे चार्ज यानी 4 माइक्रोकूलम चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो अब देखें अगर ये वाला डिस्टेंस इसका कितना है, अगर ये वाला डिस्टेंस इसका 1 मीटर है तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर। तो बड़े चार्ज से 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर और छोटे चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर जीरो फील्ड सपोर्ट लाई करेगा। और इस वक्त हमारी जो ये ऑप्शन है वो जा रही है बी। और अब देखें आप डायरेक्ट भी ऊपर फार्मूला जिसको याद होगा ये वाला सिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस वाला, तो वो डायरेक्ट Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करके डिस्टेंसेस को पुट करके डायरेक्ट भी निकाल सकता है। मगर तुम इतने अच्छे कहाँ पे तो कि तुम्हें फार्मूला याद रह जाए। जी ओके बच्चों। अब जो बच्चों मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखें हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक है तो अब जारी बात है इसको हमें थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेना चाहिए। जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बातें हमने पढ़ी हैं, सबसे पहले तो बच्चों याद रखिएगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज भी पढ़ के आए हैं। तो इन ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड आ होलो चार्ज्ड स्फीयर। चलें पहले इसी की बात कर लें। होलो चार्ज्ड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा ज़रा बड़े ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। अगर हमारे पास बच्चों एक खाली स्फीयर है, ठीक है जी, ये एक होलो चार्ज स्फीयर मैं कहता हूँ। होलो चार्ज स्फीयर से मुराद ये है कि ये स्फीयर है, इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है। बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव चार्जेस को ही डिस्कस करते हैं। तो अब हमने इसको ये डिटेल में तो नहीं इतना पढ़ेंगे क्योंकि ये गॉसेस लॉ में आ जाता है, मगर गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस हैं ये। तो बस इसमें देखें ये जो होलो चार्ज स्फीयर होता है इसके अंदर तो चार्ज इनक्लोज जीरो होता है, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जीरो होती है। मगर अगर मैं और इस सरफेस का और इसका जो रेडियस है, स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी होलो चार्ज स्फीयर की इनसाइड सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होती है। मगर सर जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर मैं सरफेस की बात करूं, ऑन सरफेस की अगर बात करूं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय, और जो डिस्टेंस है वो आर है तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर इसका फार्मूला होगा। ठीक है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। मैंने क्यू कैपिटल क्यू इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरा सफियर एक चार्ज के तौर पे बिहेव करेगा। तो पूरे सफियर का चार्ज है, ये पूरा सफियर जो है ये एक चार्ज के तौर पे बिहेव कर जाएगा ना फिर, तो इसलिए इस पूरे सफियर के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्यू आएगा। और अगर बच्चों मैं अब एट द आउटसाइड लेट्स सपोज यहाँ पे एक पॉइंट पी है, तो देखें हम इससे जितना दूर है, हम इससे कितना दूर है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो आउटसाइड द सफियर होगी, तो आउटसाइड द सफियर के लिए हमें फार्मूला होगा के क्यू ओवर, अब ये रेडियस ही नहीं सिर्फ ऐड होगा, ये भी तो रेडियस है, ये रेडियस ही नहीं बल्कि ये आगे वाला डिस्टेंस भी इसके अंदर ऐड होना चाहिए। तो हमें नहीं पता वो डिस्टेंस कितना है, हम उसके लिए आर स्मॉल आर का नाम दे देते हैं। जिस तरह हम वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में आर प्लस एच को स्मॉल आर बोल देते थे ना, वैसे ये। तो ले जी अब ये हमारे पास तीन फार्मूलाज बन गए हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर इज जीरो, ऑन द सरफेस ये, और याद रखिएगा ये मैक्सिमम कहाँ पे होगी भला, देखिए मिनिमम तो है स्फीयर के अंदर। इसका मतलब एक बात तो डन होगी कि इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर ये जीरो है, ठीक है। अच्छा अब मैक्सिमम यहाँ पे आइए, ये सरफेस के ऊपर मैक्सिमम है। उसकी वजह क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं तो हमारा आर बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड जाते जाते डिक्रीज करती जाए। तो इसका मतलब है होलो चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ऑन द सरफेस। जीरो कहाँ पे होती है, इनसाइड द सरफेस। डिक्रीज करती जाती है वो कहाँ से, आउटसाइड द सरफेस। ये वो तीन पॉइंट हैं जो कि बच्चों को बड़ी जल्दी हजम नहीं होते। उसके बाद जो एक अब अगली बात बताने जा रहा हूँ, लो जी, तो अगली बात इससे भी ज़्यादा अच्छी है जो कि जल्दी बच्चों को हजम नहीं होती। ये देखें अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ,
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डिस्टेंस के दरमियान में, यही जो डिस्टेंस हम आर पढ़े, इनके दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करें। अब आपको पता है ये जो स्मॉल आर है ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसमें आर प्लस आर प्राइम कह लें तो ये दोनों मिलके बेसिकली स्मॉल आर बना रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताएं, ये जो स्मॉल आर है इसका मतलब ये अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इनमें कहीं पे जाके यहाँ पे कैपिटल आर भी तो आ रहा है ना, क्योंकि ये कैपिटल आर प्लस अदर डिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं जी ये सेंटर है, ये सेंटर से रेडियस है, और इसी तरह बच्चों ये सपोज करें यहाँ तक हम वो ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक टोटल ना, यहाँ तक ये डिस्टेंस, ठीक है, ये आगे चलता जा रहा है ऐसे ही, लेट्स सपोज यहाँ तक हम गए। अब देखें ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। ये पॉइंट है ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। लेट्स सपोज इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ग्राफ में कहीं यहाँ पे है, तो ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे है, यानी कि मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द सरफेस, ये पॉइंट है, इसलिए हम इस पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी शो कर देते हैं। इससे आगे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज करती जा रही है। मगर इससे पहले क्या है, इससे पहले आप देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सफ़ी ये सरफेस के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द सरफेस क्या होती है, जीरो। तो ये देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ इनसाइड द सरफेस, कि जितना भी बात कर रहे हैं रेडियस के अंदर ये इनसाइड द सफियर, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो है। अच्छा, आर की बात की यहाँ पे ऑन सरफेस, तो ये पॉइंट है ऑन सरफेस का, और ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस, तो मैक्सिमम है सरफेस के ऊपर। और जैसे जैसे हम सरफेस से अब दूर जाते जा रहे हैं तो बच्चों वही इंटेंसिटी का आर स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो इन्वर्स रिलेशन की वजह से ये ग्राफ जो है ये हाइपरबोला शेप का बनता है। ये बच्चों बात होगी इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज सफियर। ओके बच्चों, डन, चलें आगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, इसमें अब आपने धोखा नहीं खाना। देखें ये इस सरफेस के ऊपर मैक्सिमम है, ठीक है, और आगे जाते जाते डिग्रीज कर रही है, और उससे पहले पहले जीरो थी। ये पूरा एग्जैक्ट ग्राफ की शेप आपको ऐसे आनी चाहिए। इसके बाद बच्चों ये हो गया इनसाइड होलो चार्ज सफियर। फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, क्या हमारे पास एक शीट है, उस शीट के ऊपर कोई चार्ज है, है ना, इसमें कोई एरर आ गया, ज़रा 1 मिनट वेट कर लो। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर के बाद हम बच्चों नेक्स्ट मूव करेंगे, बड़ा अब छोटे से है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये पहला पॉइंट था, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं बच्चों, इसके लिए वो आपको पता है इंटेंस जो शीट होती है उस शीट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोड होती है। अगर आपको याद हो वो ऐसे हम एक शीट से बनाते होते थे, ठीक है, उस शीट के ऊपर इनफाइनाइट चार्जेस पड़े थे, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा चार्जेस इसके ऊपर मौजूद हैं, तो इसके गिर्द किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करने के लिए वो हम ये ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, उसका एरिया वेक्टर इधर बाहर होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर बाहर को होती थी, वो सारी कहानियां पढ़ते थे आप, ठीक है। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होता है इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं सिग्मा को। ये क्यू ओवर ए के बराबर होता है, इसका जो यूनिट होता है कूलम्ब ओवर मीटर स्क्वायर, तो ये बनता है कूलम्ब पर स्क्वायर मीटर, और कूलम्ब जो होता है एम्पेयर सेकंड होता है, एम्पेयर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, ये भी इसका ऐसा ही बेस यूनिट बनता है। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक हो गया। तो ये वो बातें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो हम इसी को ये भी कहते होते हैं, देखें जो शीट है ना, ये शीट की एक साइड पे अगर आप देखें ये शीट की एक साइड के ऊपर ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी बेसिकली, तो इसका हाफ होगी ना वो। तो याद रखिएगा जो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज वो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा की जगह पे हम क्यू ओवर ए भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों
एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में ही अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आपको पता है वेक्टर फॉर्म में लिखते वक्त इधर अगर वेक्टर आएगा तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर लाजमी होगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू oppositely charged parallel plates, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू oppositely charged parallel plates। दो oppositely charged parallel plates के दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दो oppositely charged parallel plates के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है बच्चों, उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर फॉर्म में ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर आता है, और ये यूनिट वेक्टर जो होता है ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। ये जो होता है, ये वाला जो होता है यूनिट वेक्टर, ये नॉर्मल टू द शीट होता है, ये यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट होता है, जबकि ये वाला जो यूनिट वेक्टर है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर उसके बाद बच्चों आप लोगों ने एक फार्मूला और पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये छोटा सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, ये आपने पढ़ा था एक फार्मूला, ठीक है। इसी से रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस भी, क्योंकि वो आता है तो वो इकट्ठा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करूंगा। मगर याद रखिएगा ये जो डेल्टा V ओवर डेल्टा R है, दिस फैक्टर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली ये है, तो हम यहाँ पे ये भी कहते होते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है मगर नेगेटिव के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और नेगेटिव का साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल क्या चक्कर है, पोटेंशियल का टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो उसी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इससे रिलेट भी करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला अभी बस ज़हन में रखें। अब इसी फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरह ये देखें लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज्ड प्लेट्स, ठीक है। अब बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज्ड प्लेट्स, हाँ जी। अब पहली बात तो बच्चों याद रखिएगा, देखें इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की कितनी थी, वो थी सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव के साथ आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस में आ जाएगा। अच्छा, मगर रेशियो लेनी है तो वो माइनस कट ही जाना है। अच्छा, दूसरा पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज्ड प्लेट्स। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सिमिलरली चार्ज्ड प्लेट्स वो तो होती ही जीरो है, क्योंकि उस, अब देखें यहाँ पे घुमाने वाली बात ये थी कि उसने टू सिमिलरली चार्ज्ड बोल दिया, सिमिलर का वर्ड, ऑपोजिटली नहीं बोला। अगर ऑपोजिटली बोलता तो वो सिग्मा और एप्सिलॉन नोट होती ना, तो फिर हम डिवाइड करते तो एक हाफ आती या डबल आती, जो भी आती। तो इस वक्त बच्चों यहाँ पर ऊपर आना है सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नोट, जो कि डिवाइड होना है बेसिकली जीरो से। तो समथिंग ओवर जीरो आपको पता है अनडिफाइंड होता है, या इसको हम क्या नाम बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, अनडिफाइंड, या इसको हम इनफाइनाइट का नाम देते हैं। तो बच्चों ये याद रखें कि ये आपका आंसर, इस एमसीक्यू का आंसर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। और अगर यहाँ पे वो ऑपोजिटली चार्ज्ड बोलता तो फिर सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नोड डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोड, अब ये इसे कटना था, ठीक है। तो आपके पास 1/2, फिर आपका आंसर जो है वो हाफ बचना। अगर क्वेश्चन की नौयत जो है वो आपके दिमाग के मुताबिक नहीं थी, वो थोड़ी चेंज थी, ठीक हो गया। नहीं जी, ये हमारा बच्चों हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। अब इन्हीं से आगे हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, और फिर उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड अभी कई क्वेश्चंस हैं। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहा है तो क्या होगा, प्रोटॉन अगर ऑपोजिट जा रहा है तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस